मॉर्निंग मैम। हाँ, मैम कह रही है तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है बेटा कहने की। ओके, सो हमने इस चैप्टर के 3-4 टॉपिक्स किए थे। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। आई होप रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे होंगे तो आप वहां से एक बार रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है और आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हमने कल किया था एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन में कौन सी क्लास में, वैसे मेरी आपका माइक नहीं चल रहा, किस क्लास का माइक नहीं चल रहा? रेज योर हैंड। कौन से सेक्शन का, किस सेक्शन का माइक नहीं वर्क कर रहा? सबका कर रहा है मतलब, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही। आप एटलीस्ट बता सकते हो कि हमारा नहीं कर रहा। वन साइडेड इंटरेक्शन लगती है मुझे हमेशा। ठीक है, एनीवेज। ओके, 10C फर्स्ट बेंच से ही शुरू हो जाते हैं। हाँ बेटा, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, टेल मी व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है बेटा? जल्दी से। नहीं आता तो बोल दो, नहीं आता, पर जल्दी से करो, फिर मुझे पता लगता है आता है नहीं आता है। गेट अप, आई कांट हियर यू। ब्रिंग द माइक क्लोजर। फिर से बोलो। नहीं। सो प्लीज चेक 10C की माइक वर्किंग है। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। Morning, ma'am. It's first to 10 C हाँ, market. इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आपकी तो क्लियर आ रही है। So, okay. Speak loudly, better. हाँ जी बेटा, बोलो। डू यू नो व्हाट इज मिनरल? आप फिर से नहीं पता चला। हेलो सुनाई दिया था बस आपको। अच्छा, जो पता है बता दो। नहीं पता है? नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपसे नेक्स्ट जो है, पता है बेटे मिनरल क्या होता है? Oh, say so. Say doesn't know. अच्छा ठीक है। ओके, 10th D, who knows that what are minerals and ores? 10th D. Minerals are inorganic elements or compounds which occur naturally in earth crust. Ores are the place from which minerals can be ores are the type of minerals from which a metal can be extracted profitably and conveniently. What is the basic difference between them? आपने दोनों की डेफिनेशन मुझे बता दी। What is the basic difference between them? क्या जो ओर्स हैं वो मिनरल्स नहीं होते हैं? All the minerals, ores are minerals, but all the ores are not minerals. All the ores are minerals, but half line was correct, but other half was. Can you repeat? क्या बोला आपने? The ores are minerals. But all the minerals are not ores. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, मिनरल है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या हुआ? पूरे 118 एलिमेंट में से जो कार्बन है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और उसकी पूरी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है दैट इज ऑर्गेनिक। जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड ये अर्थ क्रस्ट में, पहाड़ों में, मिट्टी में, जिसे आप लेकिन देखो, जो मिनरल या ओर में से मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है वो
तो ओर्स की जो एक्सट्रैक्शन है या मेटल को जो ऑब्टेन करने की प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो हम उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें ये देखना होता है कि उतना हमें आउटपुट भी मिल रहा है कि नहीं, उतना हमें बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं। तो हम उसी मिनरल को ओर बोलते हैं जहां से वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा हमको फायदा हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बेनिफिशियली एंड कन्वीनियंटली, इजीली भी हो जाए क्योंकि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बहुत टायरिंग भी होती है, तो इजीली भी हो जाए और हमें बेनिफिट भी हो जाए, तो उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। ठीक है, और मिनरल अब सारे ये जो है अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, तो अर्थ में तो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ही तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेटिव फॉर्म में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट जो है वो नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मिलते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, these are highly reactive elements। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में पहली 2 लाइंस में जो मिलते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, जिनको अंडर केरोसिन आपको रखना पड़ता है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो वो कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, नाइट्राइड्स के फॉर्म में, सल्फेट्स के फॉर्म में। तो ये कंबाइंड फॉर्म्स जो हैं यही ओर्स हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बेनिफिट हो एक्सट्रैक्शन करने के बाद। तो सारे के सारे जो भी एलिमेंट की अकरेंस है वो तो मिनरल्स के फॉर्म में होगी, लेकिन उन मिनरल्स में से ओर्स सिर्फ वही होंगी जिनको एक्सट्रैक्ट करके बेनिफिट होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो एज मिनरल वो क्ले के फॉर्म में मिलता है या बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, ये दोनों मिनरल्स हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, बोथ ऑफ देम आर मिनरल्स। मगर इसमें से जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो बेनिफिशियल है, इसीलिए बॉक्साइट को हम एल्यूमिनियम की ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आयरन है उसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, बहुत सारे फॉर्म्स में वो अकर करता है, लेकिन उसमें जो हेमेटाइट ओर है वो उसका मेन ओर वो है। मिनरल्स तो सारे हैं जिस भी फॉर्म में वो अक्रंस है उसकी अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ओर सिर्फ वो है जिसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमें बेनिफिट हो। ठीक है, और लास्ट है इसमें गैंग होती है वो इम्प्योरिटी जिसको आपको रिमूव करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला अर्थ क्रस्ट में है तो साथ में मिट्टी होगी, तो सबसे पहले तो जहां से भी आप वो सामान उठा रहे हो कि से हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो साथ में जो भी मिट्टी आएगी आपको उसको रिमूव करना होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के बाद फिर आप आगे प्रोसेस कैरी करते हैं। तो क्या प्रोसेस है आगे, तो अब जैसे मैंने बोला मेन जो पर्पस होता है एक्सट्रैक्शन का वो ये है कि मेटल हमें मिले लेकिन हमारा जो खर्चा हो रहा है वो भी निकल जाए और हमें फायदा भी हो जाए। इतनी मेहनत करेंगे तो किसी पर्पस से ही करेंगे ना, सिर्फ मेटल ऑब्टेन करने के लिए तो नहीं करेंगे कि ठीक है जितना लगाया उतना। अब वो जो भी वो करेगा वो उसकी जॉब होगी तो उससे उसको अर्निंग तो होनी चाहिए, तो वो हर चीज ऐसे करता है कि उसको फायदा हो, तो वो सोच समझ के चीजों को प्लान करता है, इसमें मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी तो मुझे इतना फायदा भी हो। बिकॉज हर एलिमेंट की डिफरेंट है, उसकी अकरेंस डिफरेंट है, तो आप सेम प्रोसीजर हर एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे कि वाटर से वॉश करेंगे और उसके बाद रिडक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, कि सबके लिए सेम, तो हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी की वजह से डिफरेंट रिएक्टिविटी की वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। दूसरा रहता है अकरेंस का भी, कि आपको जो भी चीज चाहिए क्या वो आप एरिया में अवेलेबल है,
या उसका जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी, अगर कहीं से बाहर से लानी पड़ती है तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, वो सारे फैक्टर्स भी तो इसके पीछे साइंस है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, और साइंटिफिक जो भी इसके रिएक्शंस जिसके बेसिस पे हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये इसीलिए पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में कि इनकी रिएक्टिविटी देख के, इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हीट के, वो सब देख के फिर हम इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स, हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए अलग प्रोसेस है, मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए अलग प्रोसेस है, और लो रिएक्टिविटी वालों के लिए अलग प्रोसेस है। अब जो हाईली रिएक्टिव है जैसे कि सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, इन सब के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? 10th ए, फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है 10th ए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? आ जाओ, हाँ जी आप। Come forward, come to the mic, unmute the mic and tell. Is your mic working? I guess there is some problem. Please sit अगर नहीं है। 10th E, 10th E, तो साइड वाली रो, सर वाली साइड वाली रो के साइड वाला कोई लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट, सर जो लास्ट बेंच पे जो भी स्टूडेंट है, 10th E। जल्दी क्या करो बेटे, डोंट वेस्ट टाइम। अच्छा, 10th E में से रेज योर हैंड जिसको पता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्या होता है इसमें, व्हाट डज द टर्म मीन? एनी स्टूडेंट फ्रॉम 10th E? नो, कुछ तो पता होगा बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो एनीवेज मैं बताती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी से, और लिसिस आया तोड़ना। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप आयंस को डिसोसिएट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास है एक बीकर, इसमें मेटल की पीसेस जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है कैथोड और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। जो एनोड है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की, क्लोराइड जैसे कि NaCl की, जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी जो उनको ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। तो यहाँ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है एनोड, तो यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव वाली आयन, और ये नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोड कैथोड, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएगी। ठीक है, तो एनोड पे ये Cl नेगेटिव आया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो मतलब नेगेटिव चार्ज उसका जो है वो निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, बट जो क्लोरीन है वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन एग्जिस्ट एज गैस। तो ये इसको हमें बैलेंस करना होगा,
और ये ऐसे इक्वेशन हो जाती है, टू क्लोरीन एटम्स लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गिव्स Cl2। ये हुआ एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ये गई थी, क्लोराइड आयन गई, ठीक है। और कैथोड पे कौन जा रहा है? सोडियम, ठीक है। तो कैथोड पे सोडियम गया, Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड पे, और ये बन जाएगा Na। इसका मतलब जो आपके पास एनोड है उस पे ये क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और जो कैथोड है उस पे धीरे धीरे सोडियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये गैस लिबरेट होगी यहां से, और इसके ऊपर सोडियम डिपॉजिट होगा। ये है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा के ऐसे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट। तो ये प्रोसेस है हमारी ये इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये इनके लिए फॉलो होगी, एल्यूमिनियम के लिए भी फॉलो होती है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, क्या आपके मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया। अब जैसे आपका जो जिंक है वो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो भी आपकी ऐसी ओर्स हैं, जैसे कि कार्बोनेट ओर हो गई, तो ये ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है। तो जिनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है उनकी फर्दर उनको क्या किया जाता है, हमें जिस भी फॉर्म में ये है, जैसे कार्बोनेट में है, तो हमारा मकसद होता है कि इसको ऑक्साइड फॉर्म में लाया जाए, कार्बोनेट फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में लाया। ये क्यों जरूरी है ऑक्साइड फॉर्म में लाना? बिकॉज ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी होता है। इसमें सिर्फ रिडक्शन करनी पड़ेगी कार्बन डाल, ठीक है, कार्बन डाल के बस यहाँ रिडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट आपके पास सल्फाइड फॉर्म में है तो आपको पहले उसको ऑक्साइड फॉर्म में करना पड़ता है, और फिर उसके बाद कार्बन डाल के उसको मेटल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल हीटिंग कर रहे हो, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी हीटिंग करते हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन उन ओर की हीटिंग है जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, या कोई ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, बॉक्साइट जो ओर है एल्यूमिनियम की वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसकी रोस्टिंग करने की क्या जरूरत है, इसको सिंपल आप हीट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है, तो कॉपर को पहले आप ऑक्साइड में चेंज करो, इसके लिए आपको ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन मींस अगर आप इसको रोस्ट करोगे, रोस्टिंग है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें आप उस सल्फाइड को कंप्लीटली ऑक्साइड में चेंज करें, ठीक है। तो दो चीजें हमें यहाँ पर पता चलती है कि जो कैल्सिनेशन है उसमें हीटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, और जो रोस्टिंग है, sorry, in the absence of, not present, in the absence of air, and जो roasting है that is heating in the presence of air। जो कैल्सिनेशन है वो की जाती है कार्बोनेट या ऑक्साइड्स की, और जो रोस्टिंग है वो की जाती है सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड ओर।
राइट उसके बाद है कि जैसे अब अगर आपका जो भी और है वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए तो उसको रिडक्शन करने के लिए आप कार्बन यूज कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ये भी आता है कि आप हर किसी और के लिए कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते। जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है जो इलेक्ट्रोलिसिस से रिड्यूस हो रहे उनके लिए कार्बन यूज नहीं हो सकता। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आपको कार्बन की पोजीशन नहीं बताई गई है, लेकिन एक्चुअली उसका रीजन भी यही है कि जो कार्बन से ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कार्बन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इन सब की रिडक्शन के लिए आप कार्बन को यूज नहीं करते हो। ठीक है, ओके। कल मैंने आपको रिडक्शन विद कार्बन और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के भी डिफरेंसेस बताए थे। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो डिफरेंसेस रिडक्शन विद कार्बन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? इसका मतलब पता है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, give the differences between electrolytic reduction and reduction with carbon. I can just see one hand. Who all knows this? Difference between reduction with carbon and electrolytic reduction. I can't see majority of students raising their hands, so you better write if you don't know. क्या आपके पास reduction with carbon, जब आप कार्बन के साथ रिडक्शन करते हो this carbon acts as a reducing agent. Carbon acts as a reducing agent and this is used for moderately reactive metals. जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है उनको जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनके लिए यूज होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आप लिख सकते हो Zn प्लस कार्बन गिव Zn प्लस C4। ठीक है, और जो अभी हमने की NaCl की वो थी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, जिसमें electrolysis process is used for reduction. Electrolysis process is used for reduction. ठीक है, और इसमें यूज होते हैं ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे हमने NaCl यूज किया था, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, और इस पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे Na का किया कि Na पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो मतलब गेन करके वो सोडियम डिपॉजिट हो गया था इलेक्ट्रोड पे। So these are the differences for reduction with carbon and electrolytic reduction. ये सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में भी यूज होती हैं, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अभी अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर इजी हो जाता है चीजें, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अब इसी जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वो किस किस को आती है? रिफाइनिंग, कॉपर की रिफाइनिंग की होगी आपने। रेज योर हैंड्स जिसको आती है। पूछ नहीं रही हूँ कि बोलने को नहीं बोल रही हूँ, आप बस बताओ जिसको पता है रिफाइनिंग प्रोसेस।
यस, और किसको पता है बेटा? इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको आती है, मैं कुछ और करवाऊं या फिर यही प्रोसेस करवाऊं। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि हमें आती है, तो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बताती हूँ कॉपर की। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है कि जब आप ना मेटल ऑब्टेन कर भी लेते हो, उसके बाद भी उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने किया कि ठीक है, अगर जिंक आपकी जिंक की ओर जो है, कैलामाइन बोलते हैं इसको, जिंक कार्बोनेट, ये ओर थी। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करते हो कि इसको वॉश वगैरह करते हो, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, वॉश करके मेन ओर इकट्ठा करना। ठीक है, फिर क्योंकि मैंने कहा कार्बोनेट की जाती है कैल्सिनेशन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑक्साइड बनेगा। फिर हम कार्बन यूज करके उसकी रिडक्शन करते हैं कि अब हमें ऑक्सीजन हटाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और यहाँ पर आपको जिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जिंक ऑब्टेन करने तक खत्म नहीं हो जाती है बात, बाद इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आपको प्योर जिंक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भी बेटा दे आर वेरी स्पेसिफिक, हर मेटल को सेम मेथड से रिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, हर मेटल के लिए डिफरेंट मेथड होता है। जैसे अभी हम जिंक की बात कर रहे हैं, वो आपकी बुक में नहीं दिया, पर जिंक के लिए जोन रिफाइनिंग का मेथड होता है। आपके सिलेबस में क्या है? कॉपर की रिफाइनिंग, जिसको करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। ठीक है, पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस तो सेम ही होगी। क्या होगा उसमें? एक बीकर होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, यहां पर इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप आप लगाओगे। हम रिफाइन कर रहे हैं, तो इम्प्योर चीज को प्योरीफाई करने की प्रोसेस रिफाइन। ठीक है, तो इधर आप इम्प्योर कॉपर और यहाँ पतली सी स्ट्रिप लगाओगे प्योर कॉपर। ठीक है, और इसको डिप करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट में डिप कर दो। ठीक है, ये आपका एनोड है, जहां आपने इम्प्योर स्ट्रिप लगाई है एनोड, और जहां प्योर स्ट्रिप लगाई है दिस इज कैथोड। एनोड पे क्या प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या प्रोसेस होती है? रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके पास कॉपर है, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, तो उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली तो सेम होते हैं। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास 29 पॉजिटिव चार्ज है और 29 नेगेटिव चार्ज। बट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो नेगेटिव कम हो जाएगा ना और पॉजिटिव बढ़ जाएगा। इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कि उसके अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव बढ़ गया, तो 2 पॉजिटिव हुआ। यहां इसको शो करें तो ये कॉपर जो है, दिस विल गिव यू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये जो इम्प्योर वाली रॉड है, इसमें ये धीरे धीरे आप देखोगे इसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, क्योंकि क्या करेगा ये यहां से कॉपर की आयन सोल्यूशन में डालता रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं उसको नीचे
यहाँ गिराता रहेगा, जिसको आप बोलते हो एनोड मड। एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज गिरती रहेंगी, ठीक है, और कॉपर की आयंस इधर सॉल्यूशन में जाती रहेंगी, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी कॉपर से क्या बन रहा था, कॉपर टू पॉजिटिव, तो ये आपका कॉपर था, ये कॉपर टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर जा रहे हैं, तो इधर आके क्या होगा, ये जो इधर से कॉपर टू पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं, कि यहां से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इधर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन यहां से ये यही वाला कॉपर भेज रहा है इन आयंस को भी और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी, तो आयंस को वो सोल्यूशन में भेज रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर वायर से भेज रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सोल्यूशन वाले कॉपर टू पॉजिटिव आयन ने यहां से एक्सेप्ट करके इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहना है, तो इम्प्योरिटीज नीचे गिरती रहेंगी और प्योर कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज में कौन होता है इसका, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, ठीक है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है कॉपर से, जाने को तो वो भी जा सकता था इधर, लेकिन ये जो एलिमेंट्स या आयन जो भी होंगी तो इतनी रिएक्टिव नहीं है कि वो जाके वो जाए, तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन की जाके इधर डिपॉजिट होगा, तो वो प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो पूछेंगे कि किसको एनोड बनाया, किसको कैथोड बनाया, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, कहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो बताओ व्हाट इज एनोड हियर, क्या है एनोड, impure copper strip, और what is cathode here, what is charge on anode, कौन सा चार्ज है एनोड पे, पॉजिटिव, एंड व्हाट इज चार्ज ऑन एनोड पे पॉजिटिव एंड कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है, ये ठीक है बेटा, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन, और रिएक्शन आपको याद रखना है कि एनोड जो है उस पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कॉपर गिव्स कॉपर टू पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहे हैं, तो एनोड का रिएक्शन ये हो गया, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ कॉपर टू पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाए, ठीक है, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो सब आप इससे बता सकते हो। फाइन, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेम सा क्वेश्चन सिल्वर के लिए एक आपको पुट किया है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, which material will be used at anode and cathode for refining silver metal बाय दिस प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस में आपको बोला है कि आप सिल्वर की रिफाइनिंग करो, तो क्या बनेगा, एनोड क्या बनेगा सिल्वर की रिफाइनिंग में, बोलो, एनोड क्या है, जी, तो एनोड इसमें बनेगा इम्प्योर सिल्वर, कैथोड बनेगा प्योर सिल्वर स्ट्रिप, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या ले सकते हो, किस चीज का सोल्यूशन लोगे, क्या इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो इसमें, सिल्वर का कोई सॉल्ट, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें आप कोई इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके का सेम प्रोसेस के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू यू गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग करंट,
कहाँ मिलता है प्योर सिल्वर? किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा प्योर सिल्वर? कैथोड पे, ठीक है। प्योर सिल्वर डिपॉजिट्स एट कैथोड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आफ्टर दैट ओके, एक डिफरेंस है गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग में। पहली बात, डू यू नो दैट व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन एंड व्हाट इज अलॉइंग? क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, किसको पता है? गैल्वेनाइजेशन, हाँ जी, 10 में से बॉयज रेजिंग हैंड फर्स्ट बेंच पे ही। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट मुझे पता चल गया आपको आता है। और किसको आता है जो बताना चाहता है? बोलो। 10th सी में से, 10th डी में से, यस 10D, बॉयज रेजिंग हैंड, प्लीज टेल बेटा। Coating of zinc on iron objects to prevent rusting. ओके, और कुछ जानते हो गैल्वेनाइजेशन में क्यों की जाती है? व्हाई इज इट डन? Prevent corrosion as if there is any corrosion or fraction of oxygen, it will react with zinc and it will sacrifice itself and protect the iron surface. So why zinc will sacrifice itself for iron? How is it possible? Okay, I give you a hint. ये reactivity series से related है. Can you give me the answer now? Why zinc is chosen? Why not any other metal, like why not copper? Zinc is more reactive. Zinc Yeah. is more reactive than iron. Yes. ये कहते हैं कि आयरन जो है गेट्स करोडेड बिकॉज उस पे अटैक ऑफ एयर और अटैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से उसकी ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाती है। जो रस्ट है दैट इज एक्चुअली ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe2O3XH2O रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीडाइज हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग उस पे कर देंगे ताकि वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन आयरन को कुछ ना होने दे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस वो कर सकता है जो ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वही एलिमेंट यूज हो सकता है जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो और अबव आयरन प्रेजेंट हो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जैसे जिंक यूज करते हैं आप, अरे रुक जा, हाँ, जैसे आप जिंक यूज करते हो, आप मैग्नीशियम भी, कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी कोटिंग भी करोगे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी इसको बोलते हैं कि दूसरा एलिमेंट खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। कहीं पर अगर छोटा सा कहीं पर निकलेगा भी कोई कोटिंग, तब भी जिंक ही खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन को कुछ नहीं होने देगा, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तो दिस इज गैल्वेनाइजेशन। एंड अलॉइंग में क्या है, अलॉयज किससे बनते हैं? जब दो मेटल्स को आप मिक्स करते हो या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करते हो। और क्यों करते हैं ऐसा? ताकि प्रॉपर्टीज उसकी बेटर हो सके। बट ये डिफरेंसेस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम फटाफट से इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। इसके लिए एटलीस्ट आपको 4-5 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए क्योंकि 3 मार्क्स डजंट मीन जस्ट 3 पॉइंट्स, वो भी आप कोई भी पॉइंट्स से बना दो तो ठीक है, उनकी वैल्यू होनी चाहिए उतनी। गैल्वेनाइजेशन एंड alloying.
कंप्लीट हो जाएगा फिर। देखो, फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, जिसको हमने बोला ठीक है जिंक की कोटिंग कर दी आयरन पे। अलॉइंग क्या है, मेटल का मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन। गैल्वेनाइजेशन कोई होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, उसमें सिर्फ एक लेयर आप यूज करते हो। बेटा, आई ट्राइंग टू से समथिंग? आई थिंक यू आर saying the time is over. I don't know. You're not audible. Let me finish this if time is over. Okay. Okay. नेक्स्ट, ये होमोजीनियस नहीं है, दिस इज होमोजीनियस। गैल्वेनाइजेशन में कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता मेटल की, बट अलॉइंग में चेंज होता है। और गैल्वेनाइजेशन जो है, मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज पे ये डिसाइड होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अलॉयज आपको जब बनाने हो तो आप प्रॉपर्टीज देखते हो कि कौन से अलॉय की प्रॉपर्टी बेटर होगी। ठीक है, तो जैसे आयरन की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए भी उसमें हम जैसे कुछ और कार्बन वगैरह डालते हैं ताकि स्टेनलेस स्टील बना सकें और उसकी रस्टिंग ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बच्चा, हैव अ नाइस डे।